हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। पिछले वीडियो में हमने एक कहानी यह भी जो मन्नू भंडारी की लिखी है वह पाठ हमने आधा पढ़ा था। अभी रिमेनिंग आधा पाठ जो है अब हम कंप्लीट कर देंगे। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा है थोड़ा उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। मन्नू भंडारी ने अब तक हमें पिताजी का स्वभाव कैसा था, माँ का स्वभाव कैसा था, इसके बारे में हमें बताया था। पिताजी की बातों का मन्नू जी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में भी उन्हें बताया है। पिताजी की बातों के कारण उन्हें क्या खोना पड़ा जीवन में? आत्मविश्वास। क्योंकि समाज में पैसा नाम कमाने पर भी उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब जो है मैंने ऐसे ही कमाया है, बाय चांस मुझे ये सब मिल गया है। इस तरह का शक उनके मन में आता था। चलो बच्चों, आज रिमेनिंग लेसन हम कंप्लीट कर देते हैं। इस पैराग्राफ में मन्नू जी ने क्या बताया है इसके बारे में जानेंगे। तो मन्नू जी कहती है कि उस समय जो है उनके परिवार में लड़की के लिए अगर शादी करनी है तो उसकी उम्र 16 वर्ष और मैट्रिक पास होना ज़रूरी था। और 1944 में सुशीला ने जो है यह योग्यता प्राप्त कर ली थी। मतलब 1944 में सुशीला की उम्र 16 साल की भी हो गई थी और उन्होंने मैट्रिक भी पास कर लिया था। इसके पहले हमने जाना था कि मन्नू जी की 5 भाई बहनें थी। बड़ी बहन की जब शादी हुई तो मन्नू जी बहुत ही छोटी थी। अब सुशीला की शादी होकर वे भी कलकत्ता चली गई और उनके जो 2 भाई थे तो वे 2 भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। तो सिर्फ अब बची मन्नू घर में। 2 बहनों की शादी हो गई, 2 भाई बाहर चले गए पढ़ाई की वजह से और मन्नू जी अकेले अब घर में रहने लगी। अब जाकर उन्हें अपने वजूद का एहसास होने लगा। वजूद का मतलब होता है अस्तित्व। और पिताजी की नज़र भी, अब चारों बच्चे बाहर चले जाने के बाद पिताजी की नज़र भी अब थोड़ी मन्नू पर केंद्रित हुई। लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ घर का काम करना, खाना बनाना भी सिखाया जाता था। लेकिन मन्नू जी के पिताजी चाहते थे कि मन्नू जी रसोई से दूर ही रहे और वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना का मतलब होता है भट्टी। उनका मानना था कि रसोई घर में रहने का मतलब है अपने अंदर की जो क्षमता है, अपने अंदर का जो टैलेंट है उसे चूल्हे में झोंकना। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमवाड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। तो मन्नू जी के पिताजी कांग्रेस में रहने के कारण उनके घर में जो है कोई ना कोई पॉलिटिशियन, कोई ना कोई कार्यकर्ता हमेशा उनके घर आया करता था और उन लोगों में जो है राजनीति के बारे में चर्चा हुआ करते थे और वहाँ पे चाय पानी नाश्ता जो है मन्नू जी की मम्मी मन्नू जी को देकर उनके लिए भेजती थी और पिताजी मन्नू को अपने पास ही बिठाया करते थे। उन लोगों में जो भी चर्चा होती थी राजनीति के बारे में, मन्नू जी उम्र में इतनी बड़ी नहीं थी कि वो राजनीति को अच्छी तरह से समझ सके। देश के लिए कुर्बान होने वाले देशभक्तों के बारे में सुनकर उन्हें दुख ज़रूर होता था। चलो बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने कखरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। घर में जो भी राजनीति की चर्चा हुआ करते थे उन चर्चाओं को सुनना और लेखक की अहमियत जाने बिना, अहमियत का मतलब होता है इम्पोर्टेंसी, महत्व, तो लेखक के महत्व को जाने बिना उन किताबों को पढ़ना, यही 10वीं कक्षा तक उनकी दुनिया थी। आलम, आलम का मतलब होता है दुनिया। और 1945 में उन्होंने 10वीं कक्षा पास कर ली और मन्नू जी 1945 में 10वीं कक्षा पास कर फर्स्ट ईयर में आई और वहीं पे उनकी मुलाकात जो है शीला अग्रवाल से हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां उन्होंने कखहरा सीखा था। कखहरा का मतलब 12 खड़ी, मतलब पहली बार जब उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था, मतलब नर्सरी में
जब पहली बार एडमिशन लिया था मन्नू जी ने, उस स्कूल का नाम था सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल। और 1945 में उन्होंने 10वीं कक्षा पास की और एक साल पहले ही यानी 1944 से ही सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जो है कॉलेज भी बन गया था। और शीला अग्रवाल जो है जिस साल उन्होंने कॉलेज में प्रवेश किया, मतलब मन्नू भंडारी ने 1945 में 10वीं कक्षा पास होते जैसे ही कॉलेज में प्रवेश किया, शीला अग्रवाल भी प्राध्यापिका बनकर उसी साल वहाँ नियुक्त हुई। और शीला अग्रवाल ने ही मन्नू जी का साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर। किताबें पढ़ना अलग बात है और किताबों को चुनकर पढ़ना अलग बात है। तो शीला अग्रवाल ने जो है किताबें खुद चुनकर मन्नू जी को देती थी और उन किताबों को मन्नू जी पढ़ती थी। और 2 साल जो है इसी तरह बीत गए। जो किताबें चुनकर मन्नू जी को देती थी शीला अग्रवाल, किताबों को पढ़ने के बाद दोनों जो है उस किताबों के बारे में चर्चा करती थी। और 2 साल इसी तरह बीत गए और इन 2 सालों में मन्नू जी ने जैनेंद्र, अग्नेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा इन सभी लेखकों की किताबें पढ़ी। इस तरह शीला अग्रवाल ने जो है साहित्य में मन्नू जी की रुचि बढ़ाई, इंटरेस्ट बढ़ाया और उन्हें जो है लिखने की प्रेरणा शीला अग्रवाल से ही मिली। चलो बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्हें वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा की और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी आज़ादी की सीमा यही थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठो बैठो जानो समझो, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपने सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह भी तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। मन्नू जी के जीवन पर शीला अग्रवाल का भी बहुत बड़ा प्रभाव था और शीला अग्रवाल ने मन्नू जी के साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था। दायरा का मतलब होता है स्कोप, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन 4 दीवारों से भी शीला जी ने मन्नू जी को वहाँ से निकाला। यानी तब से देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मन्नू जी जो है पार्टिसिपेट करती रही, सक्रिय भाग लेती रही देश की आज़ादी में। 1946-47 यह ऐसे दिन थे कि जिस भी शहर में देखा जाए तो माहौल इस तरह था कि लोग जो है हड़तालें, जुलूस, भाषण, प्रभात फेरियां इस तरह जोश से जो है हिस्सा लेते थे और ज़्यादातर इसमें युवा पीढ़ी शामिल थी। और मन्नू जी भी जो है इसमें वो भी सक्रिय भागीदार बनी। तो पिताजी का जो दायरा था, पिताजी भी देश के प्रति उन्हें भी देशभक्ति थी। मन्नू जी के पिताजी को भी देशभक्ति थी, लेकिन उनका दायरा जो है 4 दीवारी के अंदर ही था। उनकी सीमा जो थी 4 दीवारी के अंदर थी। लेकिन मन्नू जी जो है सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। उन दिनों इस तरह लड़कियों का सड़क पर आना लोगों को पसंद नहीं था और मन्नू जी के पिताजी भी जो है वे भी ये चाहते थे कि लड़कियां पढ़े और लड़कियों को राजनीति के बारे में ज्ञान हो, इसीलिए वे मन्नू जी को भी अपने पास बिठाते थे, लेकिन सिर्फ 4 दीवारी के बीच, घर के अंदर। लेकिन उन्हें भी इस तरह सड़क पर आना मन्नू का उन्हें भी पसंद नहीं था। मन्नू जी कहती है कि
मुझे मेरी पिताजी की बातें पसंद नहीं आती थी और मेरी बातें मेरे पिताजी को पसंद नहीं आती थी और हम दोनों के बीच जो टक्कर शुरू हुआ वह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक मेरी शादी नहीं हुई। मनु जी की शादी जो है राजेंद्र नाम के आदमी से हुई और तब तक यह सिलसिला चलता रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं 2 बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया था कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। मन्नू जी के पिताजी की सबसे दुर्बलता यानी कमजोरी क्या थी? यश लिप्सा यानी इच्छा। तो यश माने सक्सेस। तो वे समाज में एक सक्सेसफुल पर्सन कहलवाना चाहते थे और उनका यह सिद्धांत था कि व्यक्ति को जो है कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, मतलब कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे समाज में उस व्यक्ति का नाम हो, कीर्ति हो। वे जिंदगी को एक ढंग से जीना चाहती थी और मन्नू जी स्वतंत्रता संग्राम में जो है सक्रिय भागीदार थी, जो उनके पिताजी को पसंद नहीं था और कभी कभी उनके गुस्से का शिकार भी होती थी। लेकिन 1-2 बार जो है उनके गुस्से से बच भी गई थी। उन 2 घटनाओं को यहाँ पे मन्नू जी ने बताया है। वो कौन सी 2 घटनाएं हैं ये हम अब अगली पैराग्राफ में देखेंगे। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पड़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भनाते हुए वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकाल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे बहुत खुश है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी। जब कॉलेज से पत्र मिला तो पिताजी आग बबूला हो गए। आग बबूला होना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। और वे गुस्से में बड़बड़ करने लगे कि इसके पहले भी मेरे बच्चों ने पढ़ा था, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं दिन दिखाया, किसी के कॉलेज से कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन पता नहीं ये बच्ची क्या करेगी। और ऐसा गुस्सा करते हुए ही वे कॉलेज चले गए। और मनु जी ने सोचा कि पता नहीं कॉलेज से आकर तो ये अपना पूरा गुस्सा मुझ पर उतारेंगे। कहर बरपना का मतलब है अपना भीषण प्रकोप, अपना भीषण गुस्सा सामने वाले पर उतारना। तो पिताजी तो गुस्से से चले गए थे कॉलेज में और मनु जी ने सोचा कि लौटते ही वे अपना पूरा गुस्सा मुझ पर उतारेंगे। इसलिए मनु जी ने माँ से कहा कि मैं अपने दोस्त के पास जाती हूँ, वे आने के बाद जब अपना उनका गुस्सा पूरा शांत हो जाए तब मुझे बुलाना, मैं आ जाऊँगी। और थोड़ी देर के बाद मन्नू की माँ जो है मन्नू के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पिताजी तो बहुत खुश है, चलो घर चलो। लेकिन मन्नू जी को विश्वास नहीं हुआ और वह डरती डरती जो है अपने पिता के सामने आ गई। मन्नू को देखते ही पिताजी कहते हैं कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर तुम्हारा इतना रौब है क्या? रौब का मतलब होता है दबदबा, प्रभाव जिसे कहते हैं। सारे कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चलती है। मतलब मन्नू जी की और 2 सहेलियां थी, इन तीनों लड़कियों की बात जो है कॉलेज की पूरी लड़कियां मानती थी। अगर कहीं जुलूस हो या प्रभात फेरी निकालनी हो, अगर मन्नू जी और उनकी 2 सहेलियां पूरे कॉलेज की लड़कियों से कहती है कि चलो क्लास छोड़कर प्रभात फेरी करनी है या जुलूस निकालना है, तो सारी लड़कियां क्लास छोड़कर चली आती थी और प्रिंसिपल इस बात से बहुत परेशान थी। पिताजी मनु से कहते हैं कि तुम्हारे प्रिंसिपल ने कहा कि आप अपनी बेटी को घर पर बिठाइए, अगर आप अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे तो मैं पूरे लड़कियों को जो है डरा धमका कर डांट डपट कर क्लास में बिठा दूंगी। आपकी बेटी जो है देश की आज़ादी के लिए इस तरह लड़कियों को क्लास से बाहर निकाल कर ले जाती है। तो पिताजी को जो है मनु की इस काम पर उस वक्त गुस्सा नहीं आया था और मनु जी के पिता ने प्रिंसिपल से कहा कि ये तो पूरी देश की मांग है,
देश के सभी लोग चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले और आज़ादी के लिए बच्चे इस तरह कर रहे हैं, इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। पहली बार मन्नू जी के काम से पिताजी बहुत ही खुश हुए और मन्नू जी से कहते हैं कि मुझे बहुत ही गर्व हुआ और मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से कह दिया कि ये तो पूरी देश की मांग है, मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की कहकर मैंने उनसे कह दिया कहकर जब वे मन्नू जी को बताते हैं तो मन्नू जी बहुत ही खुश होती है और आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि पहली बार मन्नू के काम की उनके पिताजी ने उसकी प्रशंसा की थी और इस बात का उन्हें जो है बहुत आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी होती है। ये तो कॉलेज की एक घटना थी जहाँ पहली बार पिताजी ने मन्नू की प्रशंसा की। और दूसरी घटना कौन सी थी, ये हम अब अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान किया था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। हमारे आपके घरों की लड़कियां को शोभा देता है क्या ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत नहीं? ये सभी बातें 1946 और 1947 मतलब 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, उसके पहले की बात। आज़ाद हिंद फौज जिसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र ने की थी, तो उसके कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है अजमेर में कॉलेजों, स्कूलों को और दुकानों को बंद करने के लिए हड़ताल करवाया। हड़ताल का मतलब स्ट्राइक। तो उस शहर के पूरे कॉलेज, स्कूल और दुकानें बंद करवाने के लिए सोचा, और जो भी ये नहीं करता था तो कॉलेज के कुछ छात्र जाकर ज़बरदस्ती दुकानों को बंद करवाते थे। दिन भर हड़ताल करवाने के बाद शाम के समय जो है अजमेर के मुख्य चौराहे पर भाषणबाजी शुरू हुई। चौराहा जो है द्विगु समास है। चौराहा माने 4 राहों का समूह। और उस समय जो है उनके जो पड़ोसी थे, मन्नू भंडारी के पड़ोसी, बहुत ही दकियानुसी ख्यालों के थे। दकियानुसी का मतलब पुराने ख्यालों वाले। वे पड़ोसी मन्नू के पिताजी के पास आए और कहने लगे कि अरे भंडारी साहब, आपकी मन्नू जो है लड़कों के साथ जो है इस तरह सड़कों पर हुड़दंग मचाती है, भाषणबाजी देती है, क्या आप अपनी बच्ची को ये सब करने से क्या रोक नहीं सकते? मानता हूँ कि आप लड़कियों को आज़ादी देना चाहते हैं, लेकिन ये इस किस तरह की आज़ादी है? क्या ये सभी काम जो है लड़कियों को क्या शोभा देता है? कोई मान मर्यादा, इज्जत नहीं है क्या कहकर भला बुरा कहने लगे, उल्टा सीधा कहने लगे। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया कि लोग घर आकर थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकालना। इस बात से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे हुए थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परंपरा के नाम से लड़कियों को जो है 4 दीवारी तक ही सीमित करना चाहते हैं। जैसे मन्नू के पड़ोसी थे, वे आकर तो मन्नू के पिता के पास बातें कहकर तो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो है पिताजी जो है सारा दिन भर भभकते रहे। भभकना का मतलब होता है भड़क जाना। गुस्से से भड़क गए और उनकी माँ से कहने लगे, मन्नू की माँ से कहने लगे कि अब बहुत हो गया, यही बाकी रह गया था कि सभी लोग आकर मेरे मुंह के ऊपर थू करे, मतलब मेरी बेटी की बुराई करे, यही दिन देखना बाकी रह गया है। आज से जो है अब मन्नू का बाहर निकालना बंद कर दो, उसे कल से बाहर मत जाने देना कहकर वे माँ से कहने लगे। लेकिन ये सभी बातों से मन्नू जी बेखबर थी। सुबह हड़ताल करवाया, शाम को भाषणबाजी दी और रात को घर लौटी। तो रात को घर लौटकर मन्नू ने क्या देखा कि मन्नू के पिता के जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, अंतरंग मित्र मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड, सिर्फ वे
उनके अंतरंग मित्र ही नहीं बल्कि अजमेर के सबसे बड़े प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे, जिनका नाम था डॉक्टर अम्बालाल। वे मन्नू के पिता के साथ बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपट पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। बीत जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। गर्मजोश से स्वागत करना मतलब वार्म वेलकम जिसे हम कहते हैं। तो अम्बालाल ने जैसे ही मन्नू को देखा तो मन्नू जी का वार्म वेलकम किया और कहा कि मन्नू जी, तुम्हारा भाषण मैंने सुना है वहाँ पे चौराहे पे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। और वे मन्नू के पिता से कहने लगी कि भंडारी जी, कभी कभी घर से बाहर भी निकला करो। आपने कुछ खोया है, आपने मन्नू की बात नहीं सुनी, उसका भाषण नहीं सुना। और मन्नू जी की तारीफ़ करने लगे। तो उन मन्नू जी की तारीफ़ जैसे ही अम्बालाल के मुंह से सुन रहे थे पिताजी, तो पहले खुशी हुई उन्हें, और वह खुशी जो है धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। और जब मन्नू जी अंदर अपने माँ के पास गई तो माँ ने दोपहर जो पड़ोसी आया था उसकी बातें भी बता दी। मन्नू की माँ की बातें सुनकर मन्नू जी जो है थोड़ा रिलैक्स फील हो जाती है। उन्हें लगता है कि चलो अच्छा हुआ डॉक्टर जी आए, अगर डॉक्टर साहब नहीं आते तो उस पड़ोसी की बात को लेकर पिताजी और गुस्सा हो जाते, तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। आज भी पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाना ही इसका मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह से अंतर्विरोधी के बीच जीते थे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? मनु जी कहती कि आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ आता है कि उस समय मेरी उम्र ही क्या थी और मेरा भाषण क्या रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का प्यार था, डॉक्टर साहब का स्नेह था जो प्रशंसा बनकर बह रहा था। नहीं तो 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना संकोच के, बिना झिझक के इस तरह बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। और एक तरह पिताजी जो अंतर्विरोध के बीच जीते थे, मतलब उन्हें लगता था कि समाज में मेरे बच्चे जो है एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करें, और दूसरी तरफ ये भी सोचते थे कि मतलब वे दूसरी तरफ लड़कियों को खुली आज़ादी, मतलब बाहर जाकर इस तरह हिस्सा लेना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। पिताजी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये दो रास्ते जो है बिल्कुल अलग है। अगर हमें समाज में विशिष्ट स्थान बनाना है तो समाज के लिए हमें कुछ करना भी चाहिए। समाज में बिना कुछ किए हम अपना विशिष्ट स्थान नहीं बना सकते। इस बात का एहसास बिल्कुल पिताजी को नहीं था। और 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में उन्हें नोटिस दे दिया। और इसलिए जो है जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। जुलाई में जो 3rd ईयर के क्लासेस होती थी उन क्लासेस को बंद कर दिया, और मनु जी और उनके जो दोस्त थे उन तीनों को जो है एडमिशन देने से मना कर दिया। तो हुड़दंग तो कॉलेज के बाहर रहकर भी मचाया जा सकता है, और इस तरह बाहर रहकर इन तीनों दोस्तों ने जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और फिर कॉलेज वालों को जो है आखिर में अगस्त में जो है 3rd ईयर को खोलना ही पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई।
और शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। आखिर कॉलेज वालों को झुकना पड़ा और उनके क्लासेस जो है अगस्त में फिर शुरू हो गए। ये उनकी जीत थी, लेकिन यह जीत उस जीत के सामने बहुत ही छोटी थी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली और ये सबसे बड़ी जीत थी। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ एक कहानी, यह भी जो हमने इस वीडियो में पूरे पाठ को कंप्लीट कर दिया है। तो नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।